नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। पिछला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 12 से 14 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 14 से मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण। मुहम्मद बिन कासिम। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण अरबों द्वारा किया गया। अरबों ने सिंध की व्यापारिक महत्ता के कारण सिंध पर आक्रमण किया। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने अपने सेनापति मुहम्मद कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। 20 जून 712 ईस्वी के दिन मुहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में अरब सेना ने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में परास्त कर मार डाला। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता तथा बहुत सारा धन प्राप्त किया। कासिम ने मुल्तान को सोने का नगर कहा। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली कासिम ने सिंध में ही की। सिंध पर अरब आक्रमण का सबसे प्रारंभिक स्रोत चचनामा है। यह पुस्तक मुहम्मद बिन कासिम ने किसी अज्ञात सैनिक द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। तुर्क आक्रमण महमूद गजनी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन ने हिंदुस्तानी शाही वंश के शासक जयपाल पर किया। 1030 ईस्वी में सुबुक्तगिन का पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा और उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। गजनवी ने खैबर दर्रे को पार कर भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया। जयपाल गजनवी से पराजित हुआ तथा 1001 ईस्वी में उसने आत्मदाह कर लिया। गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर था। इसका भारत में अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध था। 1030 ईस्वी गजनवी की मृत्यु हो गई। गजनवी के दरबार लेखक अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी, जो तत्कालीन भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मुहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में गौरी मुइजुद्दीन की उपाधि धारण कर स्वतंत्र शासक बना। साम्राज्य स्थापना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, धन की प्राप्ति गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण थे। गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया, जहां करामपंथी मुसलमानों का शासन था। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां के शासक मूलराज द्वितीय ने माउंट आबू के युद्ध में गौरी को पराजित किया। यह भारत में गौरी की पहली हार थी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मुहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मुहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में गौरी की विजय हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध में गौरी ने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया। 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखरों के विरुद्ध गौरी का अपना अंतिम अभियान किया। गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में एक नए राजवंश गुलाम वंश की नींव डाली। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंश ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसमें सबसे कम समय का शासन खिलजी वंश का तथा सर्वाधिक लंबे समय तक तुगलक वंश 92 वर्ष किया।
दिल्ली सल्तनत ने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश निम्नलिखित है। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। चौथा सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी। पांचवा लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश या ममलुक वंश। इस वंश के शासक गद्दी पर बैठने से पूर्व गुलाम थे, अर्थात स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मुहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया तथा जीवन पर्यंत यहीं से शासन किया। ऐबक ने मालिक व सिपहकार की उपाधि धारण की। ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए उसकी घोड़े से गिर कर मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। यह ऐबक का दामाद तथा गुलाम था। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वास पात्र गुलामों का एक समूह तैयार किया, जिसे बर्नी ने चालीसा गुट या तुर्कान चहलगामी का नाम दिया। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जितल प्रारंभ कराया। उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया तथा अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, किंतु दिल्ली की जनता ने उसे अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा कोट व कुलाह टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। 1240 ईस्वी में कैथल के पास रजिया व अल्तुनिया की डाकुओं ने हत्या कर दी। बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। बलबन का राजस्व सिद्धांत लव एवं रक्त नीति पर आधारित था। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसने चालीसा का दमन किया। बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामिक ईरानी फारसी परंपरा जैसे सिजदा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, पाबोस, सुल्तान के पैर चूमना की शुरुआत की तथा ईरानी त्यौहार नवरोज मनाना शुरू किया। बलबन ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। उसने दिल्ली के चारों कोने पर किले बनवाए। इल्तुतमिश द्वारा संगठित चालीसा दल का बलबन ने क्रूरतापूर्वक दमन किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया। बलबन के समय में वजीर का महत्व घट गया। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग तथा दीवान-ए-बरीद गुप्तचर विभाग की स्थापना की। बलबन इस वंश का अंतिम योग्य शासक था। इस वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। खिलजी वंश। खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। खिलजी वंश के शासन के दौरान तत्कालीन भारतीय समाज की आर्थिक व राजनीतिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुए, जिस कारण इस वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था। उसने दीवान-ए-वकूफ नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा तथा दामाद था। अलाउद्दीन ने
1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की कड़ा मनिकपुर में छलपूर्वक हत्या कर दी तथा स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। सुल्तान बचने के पश्चात अलाउद्दीन ने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया तथा सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन को मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा मिला, जिसे बाद में उसने अपना वजीर नियुक्त किया। अमीर खुसरो तथा बर्नी जैसे विद्वान अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। दीवान-ए-रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने अस्थायी सेना का गठन किया तथा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। उसने घोड़ों को दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान गयासुद्दीन का व्यक्तिगत नाम तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। उसने गाजी उपाधि धारण की। वह संगीत विरोधी था। उसने राज्य में शराब की बिक्री तथा जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने तुगलकाबाद के किले का निर्माण कराया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराया तथा किसानों के प्रति उदार नीति अपनाई। गयासुद्दीन का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान, विवादित तथा विरोधाभास से युक्त सुल्तान था। इसने उलूग खां की उपाधि धारण की। उसने दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की तथा तकाबी कृषि ऋण किसानों को प्रदान किए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया। उसने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया है। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। उसकी ये सभी योजनाएं असफल रही। पहला, दोआब में कर वृद्धि। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाया 1327 ईस्वी में। तीसरा, संकेतित मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी। चौथा, खुरासान अभियान 1332 से 1334 ईस्वी। पांचवा, कराचिल अभियान 1332 से 1334 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज धार्मिक कट्टरवादी था। फिरोज ने अपने शासनकाल में इस्लामी कानून में अनुमति से प्राप्त केवल 4 करों को ही वसूल किया। ये कर थे खराज, जजिया, ज़कात, खुमस। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने सरकारी पदों पर जागीर को वंशानुगत कर दिया। उसने प्रमुख नगरों की नींव रखी। जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजा। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आदि फिरोज द्वारा स्थापित नगर थे। फिरोज ने दीवान-ए-बंदगान, दीवान-ए-खैरात, दारुल सफा आदि विभाग स्थापित किए। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी था। इसके समय में ही तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। सैयद वंश शिया थे। खिज्र खां, यह तैमूर का सहयोगी सैनिक था। तैमूर के आक्रमण के बाद दौलत खां लोदी को गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने सिर्फ रैयत-ए-आला की ही उपाधि धारण की। खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। उसने शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाया तथा वह उसे सलाला कर देता था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह 1421 से 34 ईस्वी
ने शाह मुल्तान की उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। 1489 ईस्वी। बहलोल इस वंश का संस्थापक था। उसने गाजी की उपाधि धारण की। सिकंदर लोधी 1489 से 1527 ईस्वी। सिकंदर लोधी का वंश सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने खदानों पर लगे कर को समाप्त किया। उसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके काल में संगीत के सुप्रसिद्ध ग्रंथ लज़्ज़त ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर ने भूमि की नाप के लिए 30 इंच की गज ए सिकंदरी शुरुआत की। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर से पराजित हुआ तथा युद्ध भूमि में ही मारा गया। युद्ध भूमि में मरने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य ही था। अधिकांश शासकों ने खलीफा के महत्व को स्वीकार किया तथा स्वयं को खलीफा का नायब समझा। शासकों में सर्वाधिक लंबे समय तक बहलोल लोदी ने 38 वर्ष शासन किया। दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने रजत में रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर योग्यता व राजहित को सर्वोच्चता दी। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी तथा सैनिक संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश व सेना का प्रधान सेनापति था। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का उलेमाओं का व्यावहारिक नियंत्रण था। शरीयत के मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकारों का उलेमा कहा जाता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग दीवान विजारत राजस्व विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान इंसा शाही पत्राचार विभाग, दीवान रसालत विदेश व धार्मिक विभाग। विभिन्न सुल्तानों द्वारा स्थापित विभाग दीवान अरीज सुल्तान बलवन, दीवान मुस्तखराज सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें व लेखक खजाइन उल फुतूहत तुगलकमा अमीर खुसरो, तारीख ए फिरोज शाही लेखक बरनी, तबकात ए नासरी लेखक मिनहाज उल सिराज, फुतूहात ए फिरोज शाही लेखक फिरोज शाह तुगलक, ताज उल मासिर लेखक हसन निजामी, रहेला लेखक इब्न बतूता। ऐसे हैं वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।